Fifth, this is your chapter 13, India over the ages. India over the ages मतलब कि जैसे जैसे इंडिया का जो इसके अंदर जो आपके टाइम पीरियड था जो डिवाइड हुआ, जैसे कि द एंशियंट पीरियड है, आपका मेडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, ये सब जो चेंजेस आए, इन सब पीरियड्स के दौरान जो चेंजेस आए, हम उसके ऊपर इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स टेक द चैप्टर. The history of India is divided into three periods: the ancient period, the medieval period and the modern period. The ancient period मतलब बहुत पहले का टाइम, जैसे कि बहुत पुराना, जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ancient period. The medieval period यानी मध्यकालीन युग, and the modern period जो हमारा नवयुग है, जो अब हमारा जो चल रहा है, that is called modern period. During each of these periods, India had different inhabitants and different rulers too. अब इस दौरान जो ये हमारा पीरियड था, ड्यूरिंग ये जो हमारे पीरियड्स था, इसके टाइम पे जो हमारे इनहेबिटेंट्स थे, यानी जो रिहायशी लोग थे जो रहते थे वहाँ पे, एंड डिफरेंट रूलर्स टू, वहाँ पे जो रूलर्स थे वो भी डिफरेंट थे बिल्कुल. Some of them came from different parts of the world and settled in India. Let us study each period briefly. अब हम हर एक पीरियड को briefly पढ़ेंगे. Now let's move to the ancient period. The ancient period saw the rise of the Indus Valley civilization. जो हमारा ancient period था, यानी जो हमारा बिल्कुल पहला पीरियड, जो इसके अंदर हम लोग इंडिया ओवर द एजेस में पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर जो एंशियंट पीरियड था, सॉ द राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कमिंग ऑफ द इंडो आर्यंस एंड द राइज ऑफ एम्पायर्स इन द इंडिया. अब जो इंडो आर्यंस थे उनका आना हुआ, मतलब आगमन हुआ, एंड द राइज ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया, और हमारे इंडिया के अंदर एम्पायर्स का जन्म हुआ. दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ आयरन. अब ये जो पीरियड था, इसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम लोहे का इस्तेमाल करना का काम भी शुरू हो गया था. लोहे का इस्तेमाल मीन्स कि लोगों ने जो है कि लोहे से अलग अलग चीज़ों का, हथियारों को बनाना, इस तरह की चीज़ों को बनाकर उसको यूज़ करने का काम भी शुरू कर दिया था. ठीक है, लोगों ने मतलब कैसे उन लोहे से वो लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को बना सकते थे, उस तरह का इन्होंने इससे काम करना शुरू कर दिया था. द आयरन एज ऑफ इंडिया. अब इसके अंदर आप देखेंगे द आयरन एज ऑफ इंडिया के बारे में इसमें दिया हुआ है दैट द एंशियंट पीरियड इन इंडिया बिगिन विद द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन. जो पहली ग्रेट सिविलाइजेशन थी उसके बारे में, जैसे कि आपका वो क्या था, दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के अंदर क्या हुआ, दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जब ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये हमारा ऐसा है कि जिसने कि इंडो आर्यंस एंड द मतलब जो हमारा राइज ऑफ एम्पायर हुआ था इस इंडिया के अंदर, मतलब जो एम्पायर्स वगैरह हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे, उसके बाद जब इसका डिक्लाइनेशन, मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब गिरावट होने शुरू हो गई, दैन एक नई सिविलाइजेशन थी जो उस टाइम पे आई, जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं दैट वाज वैदिक पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड ए न्यू ग्रुप ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. इस दौरान कोई नए लोग जो है हमारे सेंट्रल एशिया में, ड्यूरिंग दिस मतलब आपका 1500 BC के दौरान यहाँ पे दूसरे लोग आए. दे वर कॉल्ड द इंडो आर्यंस, जिसको हम इंडो आर्यंस के नाम से जाने लगे. एंड दे स्पोक संस्कृत, और वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे. वो लोग संस्कृत में बोलना पसंद करते थे. मतलब बोलते थे, उनकी जो भाषा थी दैट वाज संस्कृत. द इंडो आर्यन लर्न द यूज़ ऑफ आयरन एंड बिगिन मेकिंग टूल्स. अब जो इंडो आर्यंस थे उन्होंने मतलब आयरन का यूज़ करना शुरू किया है, और उसी से उन्होंने अपने टूल्स वगैरह बनाए. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको दैट दे मेड कई सारे जैसे तलवार, जो हथियार थे जो लड़ाई के दौरान काम आते हैं, या घर पे किसी चीज़ के काम आते हैं, टूल्स वगैरह, जैसे घर का सामान बनाना, खाने का सामान है, कोई भी चीज़ है, या किचन में मतलब किसी भी टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना उन लोगों ने उसी टाइम से शुरू किया. दे डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स. डोमेस्टिकेटेड मीन्स उन्होंने जो हॉर्स था, यानी घोड़ा वगैरह जो थे उस टाइम पे, हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया, मतलब उसको पालना शुरू किया. वी कैन लर्न अबाउट द इंडो आर्यंस फ्रॉम द 4 वेदास. अब हम
जो इंडो आर्यंस हैं हम उनको चार विधाओं से हम लोग जानते हैं, एंड एपिक्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत। अब हम लोग जो हमारे एपिक हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे, जो रामायण और महाभारत हैं, हम उससे भी इनके बारे में जानते हैं। द भगवद गीता विच इज़ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत। अब आप जानते हैं भगवद गीता जो कि हमारे लिए बहुत सैक्रेड टेक्स्ट है, मतलब जिसको लोग पूजते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी, और पूजा बहुत ही शुभ उसमें माना जाता है। दैट वाज भगवद गीता टेक्स्ट। द हिंदू इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत, जो कि हमारे महाभारत का एक भाग भी है, ये हिस्सा है। अब चलिए इसके अंदर हम आगे और देखते हैं। राइज ऑफ द एम्पायर्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड 16 किंगडम्स एग्जिस्टेड इन इंडिया। देयर वर स्मॉल ट्राइब्स और महाजनपदास। अब इसके अंदर जो हमारा आप देखेंगे कि 16 किंगडम्स एग्जिस्टेड इन इंडिया। अब 16 मतलब 16 राज्य जो थे हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे। दीज वर स्मॉल ट्राइब्स और महाजनपदास। इसको हम स्मॉल ट्राइब्स कह सकते हैं, जनजाति कह सकते हैं, या जनपदास कह सकते हैं, छोटे छोटे जो जगह जो होते हैं ना, वो कहा जाता है। विद अ लीडर कॉल्ड राजन, जिसपे कि लोग एक लीडर हुआ करते थे, जिसको लोग राजन कहा करते थे कि राजा है वो। द नेम्स ऑफ सम महाजनपदास वर, अब इनमें से जो इनके नाम हैं जो महाजनपदास थे वो थे, दैट वर गंधरा, कोसला, अंगा, अवंती, वैजी, काशी एंड मगधा। द रूलर्स ऑफ दीज स्मॉल किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर। अब जो यहाँ के जो रूलर्स थे वो कॉन्स्टेंटली मतलब लड़ते थे, मतलब किस चीज़ के लिए, कि वो ज़मीन लेने के लिए, या वो कोशिश करते थे कि उनकी जो जगह है वो उनके अंडर आ जाए, यानी कि वो उनके अंदर काम करना शुरू कर दे। तो वो उस राज को हड़पने के लिए वो ये लोग क्या था, आपस में लड़ते रहते थे और अपने राज को और बढ़ाना चाहते थे, कि वो चाहते थे कि और जितने भी राज थे वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उनके अंडर आ जाएगा। मगधा इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। अब जो मगधा था वो सबसे बड़ा पावरफुल महाजनपदा के रूप में जाना जाता था। द मौर्यन एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर टू रूल ओवर मगधा। और जो मौर्यन एम्पायर थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मतलब एम्पायर था, राज्य था जो रूल ओवर मगधा, जिसने कि मगधा पे रूल किया। इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता। हु फाउंडेड दिस was done by चंद्रगुप्ता एंड इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, और जिसको बाद में पहला एम्पायर के नाम से जाना गया। द मौर्यन किंग अशोका द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स एंड द एम्पायर रीच्ड इट्स ज़ेनिथ मतलब जो हमारे उसके बाद क्या, मौर्यन किंग के बाद में जो अशोका द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग। जो अशोका जो थे वो बहुत महान हमारे जो राजा थे। एंड द एम्पायर रीचेज इट्स ज़ेनिथ, इनके रूल के मतलब इनके टाइम पे जो हमारा जो एम्पायर था, उनका जो एम्पायर था सॉरी, तो वो पूरे पीक पर पहुंच गया था। पीक मतलब टॉप पे आ गया था बिल्कुल, अंडर हिज रूल, मतलब चोटी पर पहुंचाना। उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए कि जिससे कि उसका नाम हुआ, और वो जो एम्पायर था वो उसको और वो सबसे टॉप पर लेकर आ गए थे। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया था, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर। उन्होंने चाहते थे कि आराम से प्यार से हर बात को समझाया जाए, समझा कर बात करके उस चीज़ को किया जाए। द अशोकन रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स आर द मेन सोर्सेज इन्फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। अब जी आप सोच रहे होंगे कि अब आपको कैसे पता इन सब चीज़ों के बारे, या हम लोगों को कैसे पता चल जाता है। अब क्या है कि उस टाइम के पीरियड के दौरान जो ये लोग थे, मतलब जो राजा थे, तो उनका क्या था कि वो पिलर्स पे उन चीज़ों को लिख दिया करते थे कि उन्होंने ये काम किया, ऐसे ऐसे उन्होंने किस तरह किया, उन्होंने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया, या जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो उस पिलर्स के ऊपर लिख दिया करते थे, जिससे कि बाद में जो है कि जिससे कि उनका नाम सालों साल चलता रहे। जो भी उसको पढ़ेगा उससे ही जान जाएगा कि अशोका जो है कैसे रूलर थे, वो किस तरह से अपने राज को चलाते थे। इस तरह से की चीज़ों को समझने के लिए या उनको समझाने के लिए उन्होंने लोग क्या करते थे, राजा वगैरह वो उन पिलर्स पे उन चीज़ों को लिख दिया करते थे। एडिक्ट्स आर द मेन सोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। द गुप्ता एम्पायर वॉज अनदर ग्रेट एम्पायर। अब जो उसके बाद जो एम्पायर आया दैट वॉज गुप्ता एम्पायर वॉज अनदर ग्रेट एम्पायर। ये भी एक बहुत बड़ा राजा था ऑफ एंशिएंट इंडिया।
किसका? जो हमारे एंशियंट इंडिया था उसका। द गुप्ता रूल इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय सम स्कॉलर्स। अब जो गुप्ता रूल था वो गोल्डन एज कहलाया जाने लगा था हमारे इंडिया का बाय सम स्कॉलर्स बिकॉज ऑफ द इमेंस डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। किस चीज़ में? जैसे फील्ड ऑफ साइंस आपका, उनके जो साइंस में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में एंड एस्ट्रोनॉमी में, मतलब इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, जिससे कि गुप्ता एम्पायर को बहुत अच्छा एम्पायर कहा जाने लगा था। अब उन्हीं सब चीज़ों के कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग एशियन पीरियड्स। उस टाइम पे जो उनका टाइम एशियन पीरियड था, उस टाइम पे इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे, जिसको आप अगर अभी आप जाएंगे तो अभी भी देख सकते हैं। दैट वाज Khajuraho temples, the Ajanta and Ellora caves, the rock addicts of Ashoka, सांची स्तूपा एंड महाबोधि टेम्पल। यानी इस तरह के जो टेम्पल्स थे इन्होंने ये कब बनाए थे? जब जो उनका पीरियड चला, मतलब जैसा इनका एंशियंट पीरियड था उस दौरान इन्होंने इस तरह के मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए थे, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ के क्या किस तरह से उन्होंने अपना काम किया, या मतलब जो भी उन्होंने इतनी महारत हासिल की वो कैसे की, वो इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है। जो वहाँ पे उनके जो टेम्पल्स हैं, उनके जो पिलर्स थे, उनके बारे में उनके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था, तो उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। सो द स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड दिस मच। दिस इज़ आर part 1 of this chapter. Now in the second chapter, in the second part, we will study about the medieval period, and our next one is modern period. Both the periods we will study in our next part. So till then, bye bye, take care, see you.